हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन के बारे में जानेंगे। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की फॉर्मेशन क्या होती है वो हम कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो लेक्चर में, जो कि एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आता है। ठीक है, आप जानते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एप्लीकेशन की बात करें तो हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, कई जगह पर इसका एप्लीकेशन होता है, जिसमें से एक हमारा होता है वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, या फिर आप कह सकते हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का जो फॉर्मेशन होता है वो हम आज की इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वो होती है डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन हम फॉर्म कराएंगे आज, है ना, इसको बनाना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन। ये जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती है उसकी हम फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं। वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को बनाने के लिए हमें एक इलास्टिक स्ट्रिंग कंसिडर करनी होगी। मैंने मान लिया कि ये हमारी इलास्टिक स्ट्रिंग है जो मैंने फिगरली बनाई। ये हमारी कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है ना, यूनिफॉर्म इलास्टिक स्ट्रिंग, यूनिफॉर्म इलास्टिक स्ट्रिंग ये हमने कंसिडर की, और हमने मान लिया कि ये जो यूनिफॉर्म इलास्टिक स्ट्रिंग है इसकी लेंथ हमारी एल है। ठीक है, तो हमें इसी के द्वारा वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन बनानी है। तो हमने क्या किया, इस इलास्टिक स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग भी कह सकते हैं इसको, वायर भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, कोई पतला तार जो होता है, पतली वायर, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं एज स्ट्रिंग। तो ये जो हमारा वायर है, स्ट्रिंग है, हमने इसकी एल लेंथ मानी है। इसी से हम वन डायमेंशनल की वेव इक्वेशन को फॉर्म कराएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके इसको फिक्स किया दो पोजीशन पर, है ना। इसको बाइंड किया फर्स्ट पोजीशन ओ कंसिडर करते हुए और एंडिंग पोजीशन ए कंसिडर करते हुए हमने इसको फिक्स कर दिया, है ना, एक ओ पॉइंट पर, और एक इसका सिरा हमने फिक्स किया ए पॉइंट पर। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं इसकी लेंथ एल है, तो ये हमारी लेंथ मैं शो कर देता हूँ, ये हमारी लेंथ एल होगी यहाँ से यहाँ तक की। अब हमें वेव फॉर्म बनाने के लिए ये हमने फ्लेक्सिबल इलास्टिक स्ट्रिंग कंसिडर की है ना। वेव फॉर्म बनाने के लिए वाइब्रेशन हमें इसमें कराने हैं। हमने क्या किया कि मान लो मैंने इसको यहाँ से पकड़कर, जो ग्रीन पॉइंट लिया मैंने, यहाँ से पकड़कर मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया और ऊपर उठा करके इसको छोड़ दिया। तो ये जब ऊपर उठेगा तो कुछ इस तरीके की शेप नज़र आएगी, है ना। और इसको जब छोड़ देंगे तो ये वाइब्रेशन मोड में आ जाएगा, यानी कि वेव फॉर्म बना देगा, है ना। तो उसी की हेल्प से हम वन डायमेंशनल की वेव इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो अब मैंने मान लिया कि जब हमने इसको इस ग्रीन पॉइंट से पकड़कर छोड़ा तो इसकी जो शेप बनी कुछ इस तरीके से बनेगी, जो कि नीचे मैं फिगर पे बना देता हूँ। ये मैंने कंसिडर किया। ये यहाँ से यहाँ तक हमारी जो है स्ट्रिंग है, जिस ये ओ पॉइंट लिया, ये ए पॉइंट लिया, और जब हमने इसको ऊपर उठा के छोड़ा तो ये कुछ इस शेप में नज़र आएगी, इस तरह का कर्व बनाएगी ये हमारा, ये कुछ इस तरीके से कर्व बनाएगी यदि हम इसको ऊपर उठाएंगे, है ना। तो हमने इसको ऊपर उठाया तो इस तरीके का मान लीजिए हमें कर्व मिला। ओके, ये ओ पॉइंट है, और चूंकि इसकी लेंथ हमारी कितनी है, इसकी लेंथ हमारी एल है, तो ओ पॉइंट पर एक्स की वैल्यू हमारी 0 होगी अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, और ए पॉइंट पर एक्स की वैल्यू हमारी एल होगी क्योंकि इसकी एल लेंथ है। ठीक है, तो ये शेप हमें मिलेगी। ओके, और जब हम इसको ग्रीन पॉइंट से पकड़कर ऊपर उठाएंगे तो ये कर्व की शेप जब बनेगी तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। और डिस्प्लेसमेंट आपको किस तरीके से नज़र आएगा, उसको मैं मान लेता हूँ यू एक्स टी डिस्प्लेसमेंट मैंने माना। अब ये यू एक्स टी किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स पॉइंट पर टी टाइम पर होने वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पर बना लेता हूँ वाई एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग। ये मैंने कंसिडर किया और मैंने मान लिया कि ये हमारा यू एक्स टी है।
दिस इज माई यू एक्स टी, और यू एक्स टी क्या होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट एट एनी डिस्टेंस एक्स, यहाँ पर लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट एट एनी डिस्टेंस एक्स, एट एनी डिस्टेंस एक्स एंड एनी टाइम टी। ठीक है, तो ये हमने क्या कंसीडर किया, यू एक्स टी ये डिस्प्लेसमेंट होगा जब हम इस स्ट्रिंग को ऊपर उठाएंगे, ये कर्व की शेप बनेगी तो डिस्प्लेस हो जाएगी ये, है ना। तो हमने मान लिया कि इसका जनरल किसी एक्स डिस्टेंस पर टी टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो यू एक्स टी है। ठीक है, इस यू एक्स टी पर ही हमें वर्क करना है। अब जो हम वेव इक्वेशन यहाँ पर बनाएंगे उसके लिए हमें यहाँ पर कुछ अजम्पशन करनी होगी। 3 मेन अजम्पशन करके यहाँ पर हम वेव इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, वे 3 अजम्पशन क्या क्या होती है। सबसे पहली अजम्पशन, फर्स्ट अजम्पशन जो हमारी यहाँ पर होगी वो ये होगी कि इस स्ट्रिंग को हमें फ्लेक्सिबल, परफेक्टली फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग मानना होता है। लिख देता हूँ, we shall obtain the equation of motion of a string under the following conditions या assumptions, under the following assumptions में बेसिकली हमें 3 एजम्पशन यहाँ पर लेकर के चलनी है जिससे कि हमारी ये वेव इक्वेशन बनेगी। और पहली एजम्पशन इसमें हमने क्या मानी है, नंबर 1, पहली एजम्पशन में हमने माना है कि जो स्ट्रिंग है, द स्ट्रिंग इज परफेक्टली फ्लेक्सिबल। ये जो स्ट्रिंग है हमारी परफेक्टली फ्लेक्सिबल है एंड ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू बेंडिंग। ठीक है, ये पहली कंडीशन है जिसको हम मानते हैं। और ये कंडीशन हमारी क्या एम्प्लाइज करती है, इस कंडीशन का ये मतलब है कि जो यहाँ पर टेंशन हम लेंगे स्ट्रिंग में, क्योंकि स्ट्रिंग है तो कुछ ना कुछ टेंशन तो आएगी जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे, तो जो हम टेंशन लेंगे, द टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगी, इज टेंजेंशियल, जिस पॉइंट पर आपकी टेंजेंशियल आएगी, वो स्ट्रिंग में टेंशन आएगी वो हमारी टेंजेंशियल होगी, टेंजेंशियल टू द कर्व ऑफ द स्ट्रिंग, टेंजेंशियल टू द कर्व ऑफ द स्ट्रिंग एट ईच पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर जो स्ट्रिंग में टेंशन आएगी वो जो ऊपर कर्व हमारा बना है उस पर टेंजेंशियल जाएगी, टेंजेंट फॉर्म में जाएगी, है ना, स्पर्शी फॉर्म में जाएगी, यू कैन से दैट। तो ये हमारी पहली एजम्पशन है। अगर पहले एजम्पशन के अकॉर्डिंग चले तो हमने इस पर 2 पॉइंट कंसीडर किए, है ना। एक पॉइंट मैंने मान लिया कहीं पर ये आपका पी पॉइंट है, ये मैंने कंसीडर किया पी पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर कंसीडर किया क्यू पॉइंट, इसका नेबरिंग पॉइंट ले लेता हूँ मैं, ये हमारा कोई क्यू पॉइंट है। ये 2 पॉइंट मैंने कंसीडर किए, एक पी और एक हमारा क्यू। और पी पॉइंट के लिए मैंने कंसीडर किया कि ये हमें एक्स डिस्टेंस पर मिलेगा, और क्यू पॉइंट के लिए क्योंकि थोड़ा सा नेबरिंग पॉइंट है, ज़्यादा दूर हम इसको नहीं मानेंगे, तो इसमें एक्स में थोड़ा सा इंक्रीजिंग कर दिया हमने, एक्स प्लस डेल्टा एक्स पॉइंट पर मिलेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर इस शेप में अगर आप देखते हैं, इस स्ट्रिंग को अगर आप ऊपर से वेव फॉर्म में लेकर के आएंगे तो एक कर्व की फॉर्म बनेगी, तो इसमें टेंशन आएगी। और टेंजेंशन कैसी होनी है हमारी, अकॉर्डिंग टू हमारी एजम्पशन के, टेंशन हमारी टेंजेंशियल होनी है, मतलब इस कर्व के लिए टेंजेंट का फॉर्म करेगी वो, है ना, टेंजेंट फॉर्म में जाएगी, स्पर्शी फॉर्म में जाएगी। तो सिंपल सी बात है, जब इसको हम ऊपर उठाएंगे स्ट्रिंग को तो उस पर 2 तरह की टेंशन आएगी, एक हमारी इस डायरेक्शन में नजर आएगी, एक हमारी इस डायरेक्शन में नजर आएगी, है ना। तो 2 टेंशन आएगी। ऊपर जो आपको टेंशन मिलेगी उसको मैं मान लेता हूँ कि वो हमें क्यू पॉइंट पर मिलेगी, और क्यू पॉइंट पर हमने टेंशन ली टेंजेंट फॉर्म में,
उसको हमने T2 का नाम दिया। ये हमने किसका नाम दिया? T2 का नाम दिया। और नीचे वाले P पॉइंट पर जो हमें टेंशन मिलेगी उसको हमने T1 का नाम दिया। और अकॉर्डिंग टू अवर अजम्पशन ये टेंजेंशियल फॉर्म में जानी है। टेंजेंशियल मतलब कर्व को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए आपको नज़र आएगी ये। फिर अगर ये T1 T2 टेंजेंट है तो आप इसमें इसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से? हमने एक यहाँ पर डॉटेड करके हॉरिजॉन्टल लाइन डाली और ऐसे ही मैंने यहाँ पर डॉटेड करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाली और हमने कंसीडर कर लिया कि ये एंगल हमारा बीटा है और ये एंगल हमारा नीचे अल्फ़ा है। ठीक है, T1 पर हमने अल्फ़ा एंगल माना हॉरिजॉन्टल से और T2 टेंशन के लिए हमने बीटा एंगल माना हॉरिजॉन्टल से। तो उसके दोनों कंपोनेंट निकल जाएंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, है ना। तो जो यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा T2 कोस बीटा और जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा हमारा ऊपर की साइड T2 साइन बीटा। ये टेंशन के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होंगे, इसको ग्रीन कलर से ही बना देता हूँ। ये हमारा T2 कोस बीटा और ऊपर हमारा T2 साइन बीटा। और अगर हम T1 टेंशन के लिए बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपको दो तरह के कंपोनेंट नज़र आएंगे। एक तो होगा आपका हॉरिजॉन्टली जो हो जाएगा T1 कोस अल्फ़ा और दूसरा होगा वर्टिकली जो नीचे की डायरेक्शन में जाएगा T1 साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हमारी फर्स्ट अजम्पशन ये हमारी T1 T2 दो टेंजेंशियल टेंशन मिलेगी हमें इस स्ट्रिंग के लिए, जो हॉरिजॉन्टल से अल्फ़ा बीटा एंगल बनाते हुए इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कंपोनेंट उसके फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया हमारी पहली अजम्पशन। अब दूसरे अजम्पशन को लेते हैं। आवर सेकंड अजम्पशन हमारी है कि यहाँ पर जो भी मोशन होने वाला है, वैसे तो आपको पता लग गया होगा देखने से ही, क्योंकि हमने स्ट्रिंग को ऊपर उठा के छोड़ा है, तो यहाँ पर जो भी मोशन होगा वर्टिकली डायरेक्शन में होगा, है ना। यहाँ पर हम मान के चलेंगे कि हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं होगा। वही हमारी दूसरी अजम्पशन होगी, स्ट्रिंग मूव ओनली इन द वर्टिकल डायरेक्शन, इन द वर्टिकल डायरेक्शन। जो यहाँ पे स्ट्रिंग मूव करेगी केवल वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगी। देयर इज नो मोशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको कोई भी मोशन यहाँ पर नहीं मिलेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इससे ये शो होता है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टली यहाँ पर आपको जो डायरेक्शन में फोर्सेस मिलेंगे उनका सम 0 के इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज सम ऑफ द फोर्सेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मस्ट बी 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मोशन हॉरिजॉन्टली नहीं होगा, वर्टिकली यहाँ पर केवल मोशन हमने कंसीडर किया है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग जितने भी आपको फोर्सेस मिलेंगे उनका सम हमारा 0 के इक्वल होगा। चलिए चेक कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो फोर्सेस बनेंगे कौन कौन से बनेंगे। दो फोर्सेस आपके हॉरिजॉन्टली बनते हैं यहाँ पर, जिसको मैं रेड कलर से मार्क करता हूँ। एक तो होगा T2 कोस बीटा जो कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, ये तो हमारा पॉजिटिव रहेगा, है ना। और दूसरा हमारा होगा इसका जस्ट अपोजिट वाला T1 कोस अल्फ़ा, है ना। तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा T1 कोस अल्फ़ा। और चूंकि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का मोशन यहाँ पर 0 होगा तो इनको ऐड करने पर आपको क्या वैल्यू मिलेगी? 0 वैल्यू मिलेगी। तो हमारी सेकंड एजम्पशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हॉरिजॉन्टली मोशन नहीं हुआ है तो हॉरिजॉन्टली फोर्सेस का सम 0 के इक्वल होगा। इट मीन्स T2 कोस बीटा माइनस T1 कोस अल्फ़ा इक्वल टू 0 हमारा यहाँ पर होगा। लिख देता हूँ उसको मैं, देयरफॉर T2 कोस बीटा माइनस T1 कोस अल्फ़ा इक्वल टू 0। और इससे आपको क्या मिलेगा? T2 कोस बीटा इक्वल टू मिलेगा T1 कोस अल्फ़ा के। इसको हम T के बराबर मान लेते हैं कोई कांस्टेंट से,
ये हमने कंसिडर कर लिया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, इसका कहीं पर यूज होगा तो उसका यूज कर लेंगे। अब तीसरा अजम्पशन जो कि मेन अजम्पशन है, उसी से आपका ये प्रूफ होने वाला है। थर्ड अजम्पशन हमारी यहाँ पर हमने कंसिडर की है कि जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है उनको हमने नेगलेक्ट माना है ना। जो भी स्ट्रिंग पर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेंगे वो नेगलेक्टेड किए गए हैं, तब हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इस बात को लिख देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑन द स्ट्रिंग इज नेगलेक्टेड। जो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्सेस है उनको हमने नेगलेक्ट किया है ना। देन बाय द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आप जानते हैं, F इक्वल टू एम ए। F इक्वल टू एम ए का मतलब होगा मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स। मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स। ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है। और चूंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, नेगलेक्टेड माना गया उसको, तो बिना ग्रेविटेशनल फोर्स के आपको ये फॉर्मूला लगाना है। मास यहाँ पर अगर निकाला जाए, वो जो हमने पी क्यू एलिमेंट माना है ना, पी क्यू एलिमेंट जो माना है, स्मॉल एलिमेंट हमने जो कंसिडर किया है इस मोशन के लिए, ठीक है, इसके हम लेंथ मान लेते हैं डेल्टा एस, और नीचे हमारी ये जो लेंथ होगी ये होगी हमारी डेल्टा एक्स, एक्स एक्सिस पर, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होगी। डेल्टा एस यहाँ पर डेल्टा एक्स के इक्विवेलेंट होगा। तो अगर इस पोर्शन का मास निकाला जाए तो मास का फॉर्मूला आप जानते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, हम इसको मान लेते हैं मास को, ठीक है। और चूंकि यहाँ पर डेल्टा एस और डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट इक्वल है तो मास निकल जाएगा इस पोर्शन के लिए, मास होगा m इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो मास हमारा बनेगा वो होगा m इंटू डेल्टा एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा मास m इंटू डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स। अब ये वर्टिकली मोशन के लिए, वो हॉरिजॉन्टली तो हमने ऊपर सॉल्व कर दिया, अब हम वर्टिकली सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको देखना है वर्टिकली कौन कौन से फोर्स यहाँ पर है। तो वर्टिकली यहाँ पर दो फोर्स है बेसिकली। एक फोर्स तो है आपका T2 साइन बीटा, आप देख सकते हैं, जो कि वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, जो कि पॉजिटिव लिया जाएगा। और एक फोर्स है T1 के लिए, इसको मैं मार्क करता हूँ रेड कलर से। एक तो होगा T2 साइन बीटा जो कि वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, पॉजिटिव लिया जाएगा। एक नीचे है T1 साइन अल्फा, एक नीचे है T1 साइन अल्फा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, उसको हमें निगेटिव लेना होगा, यानी कि माइनस T1 साइन अल्फा। तो यही हमारे दो फोर्स लगे हैं वर्टिकली, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर नहीं कंसीडर किया गया है। तो T2 साइन बीटा माइनस T1 साइन अल्फा जो हमारा यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स आएगा, इसकी वैल्यू मैं वहाँ पर रख देता हूँ, इज इक्वल टू T2 साइन बीटा माइनस T1 साइन अल्फा। ये वैल्यू मैंने पुट की। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों तरफ t से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो m डेल्टा एक्स डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा आपको T2, t से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो T2 साइन बीटा अपॉन t माइनस T1 साइन अल्फा अपॉन t की वैल्यू इक्वेशन 1 में हमने निकाल रखी है। T2 कोस बीटा t की वैल्यू है, T1 साइन कोस अल्फा भी t की वैल्यू है। तो अल्फा के केस में T1 कोस अल्फा यूज कर देंगे t की वैल्यू को, और बीटा के केस में T2 कोस बीटा यूज कर देंगे ताकि T1 T2 कैंसिल आउट हो जाए। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आपको मिलेगा डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू t अपॉन m। डेल्टा एक्स को मैं अलग लिख देता हूँ, 1 अपॉन डेल्टा एक्स, और अंदर आपको मिलेगा सॉल्व करके T2 साइन बीटा अपॉन T2 कोस अल्फा, वैल्यू रखने पर इक्वेशन 1 से T1 साइन अल्फा, सॉरी ये बीटा है, और T1 कोस अल्फा, ठीक है। तो अल्फा वाले के केस में अल्फा की वैल्यू यूज की,
और बीटा वाले के केस में बीटा, क्योंकि टी जो है आपका T1 कोस अल्फा के बराबर भी है वहाँ पर, और टी जो है हमारा T2 कोस बीटा के बराबर भी है। ठीक है, तो दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर यूज़ कर दी। फ्रॉम इक्वेशन 1 से साइड में लिख सकते हैं फ्रॉम 1। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हमें मिलेगा del 2u अपॉन del t स्क्वायर इज इक्वल टू t अपॉन m, और ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन डेल्टा एक्स टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ठीक है, और टेन अल्फा टेन बीटा वहाँ पर क्या काम करेगा, टेन अल्फा टेन बीटा हमारा यहाँ पर काम करेगा स्लोप का, है ना। ये जो हमारा P पॉइंट पर स्लोप मिलेगी, जो हमें P पॉइंट पर स्लोप मिलेगी वो हमारी टेन अल्फा होगी, और जो हमें Q पॉइंट पर स्लोप मिलेगी वो हमारी टेन बीटा होगी। ठीक है, अगर आप स्लोप की बात करें, स्लोप आप जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है dy अपॉन डी एक्स, लेकिन यहाँ पर u जो है दो वेरिएबल का फंक्शन है x और t का, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पर चलेगा, है ना। तो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन हमारा यूज होगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के केस में अगर टेन बीटा की वैल्यू निकालते हैं आप, तो वो होगा हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स, वो क्यू पॉइंट पर है इसलिए x प्लस डेल्टा एक्स यूज होगा, और टेन अल्फा की वैल्यू हमारी हो जाएगी डेल यू अपॉन डेल एक्स, वो हमारे नीचे देख सकते हैं आप P पॉइंट के लिए x पॉइंट कंसीडर किया तो x पॉइंट पर होगा। ये दोनों वैल्यू हम वहाँ पर रख देते हैं, टेन बीटा की और टेन अल्फा की। तो इससे आपको मिलता है del 2u अपॉन del t स्क्वायर इक्वल टू t अपॉन m, और ये होगा 1 अपॉन डेल्टा एक्स टेन बीटा की वैल्यू हमने निकाली है ऊपर, del u अपॉन del x एट x प्लस डेल्टा एक्स पॉइंट पर माइनस del u अपॉन del x एट x पॉइंट पर, और ये जो डेल्टा एक्स है इसको मैंने डिवाइड में यहाँ पर लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो येलो कलर से आपका एक्सप्रेशन बना है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बनेगा, है ना, और ये वैल्यू होती है हमारी del 2u अपॉन del t स्क्वायर इक्वल टू t अपॉन m, ये वैल्यू होती है del 2u अपॉन del x स्क्वायर की। ठीक है, कब, जब हम डेल्टा एक्स को जीरो की तरफ ले जाएंगे। अब आप सोच रहे होगे कैसे आई, चलिए इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ आपको। आपने डिफरेंशिएबिलिटी का इंटर में और बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने ये पढ़ा होगा। एक फॉर्मूला होता है आपका डेरिवेटिव का, किसी पॉइंट पर अगर निकालना हो तो वो फॉर्मूला होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पर लेते हैं हम फंक्शन x प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ पर हम लेते हैं माइनस एफ एक्स, और अपोन में लेते हैं डेल्टा एक्स। ये हमारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है डी के केस में। अगर आप दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा जो f फंक्शन है ऊपर उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है, यानी कि डी एफ अपॉन डी एक्स, और वो पॉइंट क्या बन जाएगा हमारा x प्लस डेल्टा एक्स पॉइंट पर, है ना, और ये भी बन जाएगा डी एफ अपॉन डी एक्स, और ये हमारा बनेगा x पॉइंट पर। तो ऑलमोस्ट ही सिमिलर बन गया है इसके, है ना, आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन पढ़ा था उसी को यूज़ करना है आपको। ये वाला फॉर्मूला अगर यूज़ करें तो ये फॉर्मूला हमारा del 2u अपॉन del x स्क्वायर का बनेगा, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो डी की जगह पर आप क्या यूज करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे del 2u अपॉन del x स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारी वेव इक्वेशन तैयार हो गई है। del 2u अपॉन del t स्क्वायर इक्वल टू t अपॉन m को c स्क्वायर मान लेते हैं, del 2u अपॉन del x स्क्वायर, और वेयर जहाँ पर आप c स्क्वायर की वैल्यू होगी t अपॉन m, एक कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारी कांस्टेंट होगी। तो ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है यही हमारा वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन कहलाती है। ये जो फॉर्मूला हमारा कंसीडर हुआ है लास्ट में हमने निकाला है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। यही हमारी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है जहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। सबसे पहले तो आपको वेव इक्वेशन पता होनी चाहिए, वेव इक्वेशन क्या होती है। तो ये हमारी वेव इक्वेशन बन गई है। फॉर्मेशन आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया। इसमें दो तरह की कंडीशन बनेगी हमारी, एक तो बनेगी बाउंड्री कंडीशन, एक हमारी होगी यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन,
और दूसरी हमारी होगी यहाँ पर इनिशियल कंडीशन। ये मेन कंडीशंस हमारी होगी जिसको हम आगे यूज़ करने वाले इसका सोल्यूशन करने में। नेक्स्ट लेक्चर में इसी का सोल्यूशन हम करेंगे अंडर द बाउंड्री कंडीशन एंड इनिशियल कंडीशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाउंड्री कंडीशन क्या है। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर सिंपल है। हमने स्ट्रिंग को माना था कुछ इस तरीके से, ये हमारा ओ पॉइंट पर हमने एक्स को 0 लिया था और यहाँ पर हमने एक्स को एल लिया था लास्ट पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू एल पर जो हमारा UXT फंक्शन बनेगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो होगा एट एनी पॉइंट x एंड एट एनी पॉइंट t, ये UXT होगा। तो इसमें यदि आप x को 0 रखते हैं इनिशियली, x को 0 रखने पर आपको ये U0T मिलेगा, है ना। तो इनिशियली आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो यहाँ पर भी आपका ये डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और लास्ट जो पॉइंट है x इक्वल टू एल, अगर आप इसमें x को l रखोगे तो ये भी हमारा 0 होगा, है ना। यानी कि जो एंडिंग पॉइंट है O पॉइंट और A पॉइंट, उस पर अगर आप ये कंडीशन बनाते हैं, ठीक है, U0T वो भी 0 के बराबर आएगा और ULT वो भी 0 के बराबर आएगा। T की वैल्यू आप कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है बाउंड्री कंडीशन, क्योंकि आप देख सकते हैं एंडिंग पॉइंट पर हमने निकाली है, इसीलिए इसको बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि U इक्वल टू 0 वैन x इक्वल टू 0, ऐसे भी लिखा जाता है इसको। और इसको हम लिख सकते हैं U इक्वल टू 0 वैन x इक्वल टू एल, ठीक है। तो ये बाउंड्री पर आपके मिली है, एंडिंग पॉइंटों पर मिली है कंडीशन, इसलिए इसको बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। अब इनिशियली कंडीशन में जाते हैं। इनिशियली कंडीशन में क्या होगा कि जब आप स्ट्रिंग को ऊपर लेके जाएंगे पकड़ करके, तो ये इस तरीके की शेप बनेगी। तो ये इनिशियली होगा, ये इनिशियली कर्व आपको मिलेगा, है ना। और इनिशियली क्या होगा, टी को हम 0 रखेंगे, ठीक है। और टी को 0 रखने पर आप देख सकते हैं ये एक कर्व की शेप बनेगी, ये एक कर्व की शेप बनेगी जो कि एक्स में एक कर्व आपको नज़र आएगा, है ना। तो यही हमारी इनिशियली कंडीशन बनाएगी कि जो हमारा UXT फंक्शन होता है उसमें अगर हम स्टार्टिंग में टाइम को 0 रखते हैं, है ना, उसमें अगर हम स्टार्टिंग में टाइम को 0 रखते हैं तो ये UX0 बनेगा और ये एक कर्व की शेप बनती है जिसको हम FX कर्व कहेंगे, FX फंक्शन। क्या बोलेंगे हम इसको, FX फंक्शन। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हैं कि U हमारा कोई FX फंक्शन बनाएगा, कब, जब इनिशियली हम टाइम को 0 रखेंगे, ठीक है। और इनिशियली अगर ये x का फंक्शन बनता है तो इसका आप अगर t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो, x का फंक्शन है तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x तो कांस्टेंट का काम करेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0 आएगा। तो इनिशियली डेल u अपॉन डेल t की वैल्यू भी 0 होती है, कब, जब हम इनिशियली टाइम को 0 लेकर के चलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, ठीक है। तो ये हमारी इनिशियल कंडीशन कहलाती है। और जो एंडिंग पॉइंट पर निकलती है x को 0 x को l रखने पर, वो हमारी बाउंड्री कंडीशन कहलाती है। इन्हीं कंडीशन के तहत हमें इस वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में करना है, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा, अपने कॉलेज में भी आपने देखा होगा कि इसका प्रूफ कोई कराता नहीं है कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन बनती कैसे है। लेकिन जब तक आप कोई प्रूफ नहीं आएगा तो आप कैसे समझ पाएंगे कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती कैसे है, कैसे बनती है। ऐसे रट के कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप इसको बनाना सीखिए जैसे मैंने आपको बताया, है ना। तो ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती है। और ये जो लास्ट वाले पॉइंट्स है इसको हम यहीं से स्टार्ट करेंगे लेक्चर को, यहीं से इसका हम सोल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन लेंगे, बाउंड्री कंडीशन लेंगे और इसकी इनिशियल कंडीशन लेंगे और इसका सॉल्यूशन करना सीखेंगे, जो कि 10 नंबर में एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा 100% श्योरिटी के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड स्टूडेंट्स अपने इस चैनल को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें।